A very good morning to the students of class 12 for in the class of business studies. This is our lecture number 24. We are with our unit number 6, that is stuffing. Last lecture में हमने complete कर लिया था meaning, importance and needs of stuffing. Today we are going to discuss the process of stuffing. Before we start with the process of stuffing, let me introduce you to one very short topic, that is stuffing as a part of human resource मैनेजमेंट यानी HRM, जिसके बारे में मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था. फर्स्ट इट इज़ अ सेपरेट एंड स्पेशलाइज्ड फंक्शन एंड देयर आर मेनी एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन रिलेशन टू बी कंसीडर्ड. यानी कि ये एक सेपरेट एंटिटी है जो कि ऑर्गेनाइजेशन में अपने एस्टैब्लिशमेंट के लिए काम करती है. सेपरेट कैसे है? क्योंकि हम कंपनी में देखते हैं कि HR जो है अलग से एक HR का मैनेजर होता है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जिसे हम बोलते हैं. HR मैनेजर हमारी कंपनी में अलग से रिक्रूट किया जाता है, जिसका मेन पर्पस क्या होता है? स्पेशलाइज्ड फंक्शन होता है उसका अपना एक, कि वो ह्यूमंस के रिलेशंस को कंसीडर करेगा ऑर्गेनाइजेशन में, और ऑर्गेनाइजेशन के लिए ह्यूमंस के रिलेशन के ऊपर ही उसका काम सारा बना होता है. यानी ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ को खुश रखना, उनको कंपनी में रिटेन करके रखना, वही उनका टास्क होता है. It is the job of managers to fulfill positions in this organization, in its organization. I mean, अपनी organization के अंदर उनको क्या करना पड़ता है? अपनी positions को, सारी positions जो भी है उनको fill रखना पड़ेगा. यानी कि आप employee हैं कंपनी के, और अगर आप जॉब छोड़ के जा रहे हैं तो HR का काम होता है, कंपनी HR का काम होता है कि वो उसी पोजीशन के लिए किसी और नए पर्सन को या तो रिक्रूट करे या फिर आपको ही क्या करे, कंपनी में रिटेन करके रखे, यानी बना करके रखें. ऑर्गेनाइजेशन एंड टू मेक श्योर दैट दे रिमेन ऑक्यूपाइड विद द क्वालिफाइड पीपल, यानी कि जो लोग उस पोजीशन के लिए रिक्वायर्ड है उस पोजीशन के हिसाब से वो उन लोगों को, रिक्वायर्ड पीपल्स को क्या करके रखें? असाइन करके रखें. या तो आपको रिटेन करे या फिर किसी नए इंडिविजुअल को उस पोजीशन के ऊपर क्या करे, रिक्रूट करें. नेक्स्ट आता है दैट इज सब्सिक्वेंटली दे नीड टू बी ट्रेन्ड एंड मोटिवेटेड टू वर्क. यानी कि उन्हें चाहिए कि किसको, एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग भी दे और उन्हें मोटिवेटेड भी रखे कि ऑर्गेनाइजेशन में वो बने रहें. उन्हें ट्रेनिंग देने के पीछे जो मेन पर्पस होता है दैट इज़ कि उनके जो कम्पिटेंसीज है उनको और ज़्यादा बढ़ाना. एंड मोटिवेटेड रखने का मतलब है कि ऑर्गेनाइजेशन के साथ उनके एसोसिएशंस या उनके इंटरेस्ट को ऑर्गेनाइजेशन के साथ एसोसिएटेड रखना इन हार्मनी विद द गोल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. मैंने आपको प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में भी बताया था कि हार्मोनी का मतलब क्या होता है. तो वही मतलब सेम एक दूसरे से कॉरपोरेशन वाली, कोऑपरेशन वाली जो फीलिंग है, उस कोऑपरेशन वाली फीलिंग को मेंटेन करके ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स के लिए काम करना. नेक्स्ट पॉइंट है कि ऑर्गेनाइजेशन ग्रो, द नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉयड इंक्रीजेज एंड सेपरेट डिपार्टमेंट्स कॉल्ड द ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट. यानी कि ऑर्गेनाइजेशन में नंबर ऑफ पीपल्स को हम क्या करते हैं, हायर करते हैं, और वो धीरे धीरे क्या करना शुरू करते हैं, इंक्रीज करने पड़ते हैं. यानी टाइम टू टाइम क्या होता है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ इंक्रीज होते जाते हैं. इनिशियली जब आपने ऑर्गेनाइजेशन को शुरू किया था तो आपके पास में 100 एम्प्लॉयज़ थे, लेकिन धीरे धीरे आपने क्या देखा, 150 एम्प्लॉयज़ हो गए, उसके बाद 200 एम्प्लॉयज़ हो गए, उसके बाद 250 हो गए. इस तरीके से जो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ बढ़ते रहते हैं, इसी की वजह से आपको क्या करना पड़ता है, एक नया डिपार्टमेंट को एस्टैब्लिश करना पड़ता है जो कि होता है आपका ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, जिसका मेन काम ही क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे सभी एम्प्लॉयज़ को, उनके वेलफेयर को, उनके लिए जितने भी अमेंडमेंट्स हो सकते हैं, जितने भी पॉजिटिव टास्क हो सकते हैं, उनकी क्वेरीज को, उनकी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करना, चाहे वो मेंटल है चाहे इमोशनल है. चलिए नेक्स्ट लास्ट पॉइंट आता है दैट HRM इन्वॉल्व्स प्रोक्यूरिंग, डेवलपिंग, मेंटेनिंग का मतलब है जो आपके पास रिक्वायरमेंट है 10 एम्प्लॉयज़ की, तो 10 के 10 एम्प्लॉयज़ की पोजीशन, 10 के 10 पोजीशन फुल होने चाहिए. डेवलपिंग का मतलब होता है जो आपने 10 एम्प्लॉयज़ को पहले रिक्रूट कर लिया, उनको ट्रेनिंग वगैरह देना, उनको ट्रेनिंग वगैरह देना. एंड अप्रेजिंग का मतलब होता है तो टाइम टू टाइम उनको क्या देना, बोनस देना, सैलरी हाइक देना, वो सब. एंड कॉम्पिटेंट एंड सेटिस्फाइड वर्क, ताकि उनसे क्या ले सकें, उनकी कॉम्पिटेंसीज को बढ़ा करके उनसे सेटिस्फैक्ट्री वर्क हम क्या ले सकें. वर्कफोर्स टू अचीव द गोल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली. आपको एफिशिएंटली और इफेक्टिवली मुझे समझाने की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी एक बार बता देती हूँ. एफिशिएंटली का मतलब होता है क्वालिटी बेसिस, एंड इफेक्टिवली का मतलब होता है टाइम बेसिस, की यानी कि आपको क्वालिटी भी अच्छी चाहिए उन्हीं वर्कर से, और टाइम पर भी काम चाहिए. ये दोनों की दोनों एफिशिएंसीज के ऊपर काम करने के लिए आपको पहली चीज़ जो चाहिए वो चाहिए कि वर्कर्स जिनके पास में क्वालिफिकेशन कंप्लीट हो. दूसरा, उन वर्कर्स को टाइम टू टाइम ट्रेनिंग देना. तीसरा, उन वर्कर्स को ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रिटेन
करके रखना, उनको बोनसेस वगैरह देना, उनको कॉम्पनसेशन देना, उनकी कॉम्पिटेंसीज को इंक्रीज करना और उनसे एक सेटिस्फाइड टास्क जो है आप उसको ले सको। क्लियर स्टूडेंट्स, आते हैं हमारे आज के नेक्स्ट टॉपिक पे, प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग। यानी कि द वेरी फर्स्ट स्टाफिंग जो है वो अपने आप में क्या है, कंप्लीट प्रोसेस है जिसमें एक चेन ऑफ सेट ऑफ एक्शंस जो हैं उनको हम परफॉर्म करते हैं। दीज आर द 8 एक्शंस जिनको हम परफॉर्म करेंगे, वन बाय वन उनसे स्टार्ट करते हैं। द वेरी फर्स्ट वन इज एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट। कि एक ऑर्गेनाइजेशन में मैन पावर की कितनी रिक्वायरमेंट है उस चीज़ को एस्टिमेट करना, कि आपके पास में जो भी एम्प्लॉयज़ हैं कितने एम्प्लॉयज़ की आपको रिक्वायरमेंट है, यानी कि आपको ड्राफ्टिंग वर्कफोर्स रिक्वायरमेंट्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन, किसी ऑर्गेनाइजेशन में आपको कितने वर्कफोर्स की रिक्वायरमेंट होने वाली है। हाउ मेनी वर्कर्स आर रिक्वायर्ड, यानी कि सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि वर्कफोर्स आपके लिए कितनी रिक्वायर्ड है। एंड ऑर्गेनाइजेशन में उस चीज़ को डिफाइन करने के लिए आपको क्या चाहिए, डिफाइनिंग द जॉब रिलेटेड टू द एक्टिविटीज़ एंड रिक्रूटिंग पर्सनल, उन्हीं पर्सनल्स को आपको क्या करना पड़ेगा, रिक्रूटमेंट करना पड़ेगा जितनी की आपको रिक्वायरमेंट है। एंड विद अ स्पेसिफिक सेट ऑफ स्किल्स, यानी कि जिस पोजीशन के लिए आपको उनकी रिक्वायरमेंट है उसी के लिए आपको स्पेसिफिक जो स्किल्स है वो सारी रिक्वायर्ड होंगी। उसी पोजीशन के अकॉर्डिंग आप उनकी स्किल्स भी डिसाइड करोगे, नॉलेज भी डिसाइड करोगे, उनकी क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस भी आप डिसाइड करोगे। ऑल्सो आप लोग इस बात को भी ध्यान रखोगे इस स्टेप में कि आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें कहीं स्टाफ ओवर स्टाफ या अंडर स्टाफ तो नहीं है। तो वर्कर्स 100 चाहिए तो आपके पास में 100 वर्कर्स हैं, या 110 वर्कर्स तो नहीं है कहीं, या 100 वर्कर्स की रिक्वायरमेंट में आपके पास 90 वर्कर्स तो नहीं, अंडर स्टाफ तो नहीं है आपकी ऑर्गेनाइजेशन। कितने लोगों की जरूरत है और किस पोजीशन के लिए किस तरीके के लोगों की जरूरत है, उन दोनों टाइप्स को आप इसमें स्टडी करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं रिक्रूटमेंट, यानी जो पहले मैंने डिसाइड किया कितने वर्कर्स की मुझे रिक्वायरमेंट है और किन किन पोजीशंस के लिए मुझे रिक्वायरमेंट है, उस पोजीशन के बारे में अब मैं रिक्रूटमेंट स्टार्ट करूंगी। यानी कि मुझे अब लोगों को क्या करना है, अपने यहाँ पर हायरिंग्स देनी है। अब मैं क्या करूंगी, सर्चिंग फॉर द कैंडिडेट्स वाया इंटरनल एंड एक्सटर्नल सोर्सेज। सबसे पहली चीज जो मुझे करनी है, रिक्रूटमेंट में बी डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ सर्चिंग फॉर प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज। मुझे सर्च करना है कैंडिडेट्स के लिए कि कौन कौन से लोग मेरे लिए प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज हो सकते हैं जो मेरी ऑर्गेनाइजेशन में अच्छे से काम भी करेंगे और रिटेन भी करेंगे। पहले मुझे ये भी देखना होगा कि इंडिविजुअल्स भी मेरी कंपनी में आने के लिए ईगरली वेट कर रहे हों, यानी कि मुझे उन्हें स्टिमुलेट करना पड़ेगा ताकि वो मेरी कंपनी में जॉब्स के लिए क्या करें, अप्लाई करें। और वो मैं कैसे करूँगी, इंटरनल और एक्सटर्नल सोर्सेज का क्या मतलब है, इंटरनल सोर्सेज का मतलब है मेरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के सोर्सेज, जैसे कि चाहे किसी के थ्रू रिकमेंडेड पर्सन्स को मैं हायर करूं या ऑर्गेनाइजेशन में से किसी का प्रमोशंस करूं या किसी को निकालूं, वो सब सोर्सेज। एक्सटर्नल सोर्सेज का मतलब हो गया न्यूज़पेपर्स, एड्स या इंटरनेट के थ्रू या जो आपके वेबसाइट्स होते हैं, जो रिक्रूटमेंट की साइट्स होती हैं उनके थ्रू, जैसे आपका monster.com हो गया, naukri.com हो गया, इस तरीके की रिक्रूटमेंट साइट्स की हेल्प ले करके मैं इस काम को कर सकती हूँ। तो इट बेसिकली डिपेंड्स कि मुझे क्या करना है, कैंडिडेट्स को अपनी ऑर्गेनाइजेशन में आने के लिए भी क्या करना है, स्टिमुलेट करना है, उनको एनकरेज करना है कि वो मेरी ऑर्गेनाइजेशन में आकर के अप्लाई करें। थर्ड स्टेप आता है दैट इज सिलेक्शन। जब मैं लोगों के लिए, मेरे पास में एक लिस्ट आ जाएगी, जब मेरे पास बहुत सारे कैंडिडेट्स आ जाएंगे मेरी उस एक पर्टिकुलर डेजिग्नेशन के लिए जो मैंने मेरी कंपनीज में निकाली है, रिक्रूटमेंट्स की मेरे को रिक्वायरमेंट आती है, मेरी रिक्वायरमेंट के अंदर जब मैंने रिक्रूटमेंट डाला एक्सटर्नल और इंटरनल सोर्सेज के थ्रू, मैंने जब अप्लाई करने के लिए बोला लोगों को, तो बहुत सारे लोगों ने एप्लीकेशन डाली। एक ही जॉब है लेकिन एक जॉब के ऊपर कितने सारे लोग एप्लीकेशन डालते हैं। तो उसी प्रोसेस के बाद जो स्टेप स्टार्ट होता है दैट इज सिलेक्शन। और सिलेक्शन वो स्टेप है जिसके अंदर कि हम बहुत सारे लोगों में से किसी एक को सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्टिंग इज अ प्रोसेस, ये पूरी की पूरी अपने आप में एक प्रोसेस, एक चेन ऑफ एक्शंस इसमें हम परफॉर्म करते हैं। और उन चेन ऑफ एक्शंस को परफॉर्म करने से पहले हमें इसमें करना क्या पड़ता है, हमें इसे चूज करना पड़ता है कि जो भी रिक्रूटमेंट के अंडर हमारे पास कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट हुए हैं, कैंडिडेट्स आए हैं जिनकी एप्लीकेशन हमारे पास आई है, उनको हमें क्या करना है, चूज करना है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग कौन से कैंडिडेट्स हमारे लिए बेस्ट हो सकते हैं। बेस्ट कैंडिडेट्स को हमें इसमें चूज करना है और उन राइट कैंडिडेट्स को चूज करके हमें क्या करना है, अपॉइंटमेंट देना है हमारी राइट जॉब पे। राइट कैंडिडेट फॉर द राइट जॉब, जो कि मेरा स्टाफिंग का वेरी फर्स्ट फंडा था, जो मैंने स्टाफिंग के अंदर डेफिनेशन भी दी थी आपको, राइट पर्सन एट द राइट प्लेस। तो वही जो है वो मेरे सिलेक्शन का भी मेथड रहेगा। सिलेक्शन के प्रोसेस में मैं ध्यान दूंगी कि मैं सेल्फ एस्टीम, प्रेस्टीज, जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनकी अपनी अपनी एस्टीम्स, उनकी प्रेस्टीज, उन सब चीज़ों के ऊपर भी ध्यान दूंगी ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन की तरफ भी अपनी एनर्जीज को
पॉजिटिवली लगाएं। नेक्स्ट एक स्टेप जो इसके बाद आता है सिलेक्शन करने के बाद, दैट इज प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। तो प्लेसमेंट का अपना एक मीनिंग होता है और ओरिएंटेशन का अपना एक मीनिंग होता है। तो लेट मी फर्स्ट टेल यू व्हाट प्लेसमेंट मीन्स टू। देखिए, प्लेसमेंट का मतलब होता है गिविंग पोजीशंस एंड हैंडेड ओवर टू द कैंडिडेट्स, यानी कि जिस पोजीशन के ऊपर मैंने कैंडिडेट को सेलेक्ट किया है उस डेजिग्नेशन के बारे में कैंडिडेट को बता देना, या उस प्लेसमेंट उस पोजीशन के बारे में कैंडिडेट को बता करके उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और अथॉरिटीज जो भी हैं उस कैंडिडेट को हैंड ओवर करना, उसे कहेंगे हम प्लेसमेंट। एंड ओरिएंटेशन क्या है? ओरिएंटेशन का मतलब होता है इंट्रोड्यूसिंग द सेलेक्टेड एम्प्लॉयज टू द अदर एम्प्लॉयज ऑफ द अदर स्टाफ मेंबर्स ऑफ द कंपनीज, ताकि वो कंपनी से फैमिलियर हो सके, उनके रूल्स रेगुलेशन से, पॉलिसी से, ऑर्गेनाइजेशन की से फैमिलियर हो सके। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है दैट इज ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, यानी कि एम्प्लॉयज़ को हमें क्या करना है, ट्रेनिंग देनी है या डेवलपमेंट करना है। और वो तभी पॉसिबल है जब कंटिन्यूसली हम क्या कर सकें, उनकी स्किल्स को इंक्रीज करें, उनकी नॉलेज को इंक्रीज करें, ताकि वो एम्प्लॉयज़ क्या कर सकें, बेटर अपनी फ्यूचर ग्रोथ जो है उसके ऊपर वो ध्यान दे सके। ट्रेनिंग एक्चुअली होती क्या है? एक सिस्टमैटिक ट्रेनिंग का मतलब होता है कि जिससे कि कंपनी के एम्प्लॉयज़ जो है उनकी स्किल्स क्या हो, इम्प्रूव हो, नॉलेज जो है वो इम्प्रूव हो। अब ये ट्रेनिंग सेमिनार के थ्रू हो सकती है, इन बिल्ड भी हो सकती है, इन हाउस भी हो सकती है, आउट ऑफ द कंपनी भी हो सकती है। अच्छा, इंटरनल ट्रेनिंग में और एक्सटर्नल ट्रेनिंग में दोनों में डिफरेंस है। इंटरनल का मतलब है काम करते करते सीखना, एक्सटर्नल का मतलब है बाहर से सीख के आओ पहले, फिर उसके बाद इसमें आकर के कंपनी में काम करूँ। ठीक है, वो सारी चीज़ें। इसके बाद है एम्प्लॉयज़ का जो ग्रोथ है, परफॉर्मेंस जो है उसको बढ़ाने के लिए भी हमें टाइम टू टाइम उन्हें ट्रेनिंग देनी ज़रूरी है। अगर एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग नहीं मिलेगी तो वो ग्रोथ भी नहीं लेंगे, और ग्रोथ के बिना तो डेवलपमेंट हो ही नहीं सकता। क्लियर? उसके बाद आते हैं 6 पॉइंट। परफॉर्मेंस अप्रेजल में हम बात करेंगे कि कैसे कैंडिडेट्स जो है उनके इवैल्यूएशन के ऊपर हम काम करते हैं, यानी कैंडिडेट्स की जो भी आपने ट्रेनिंग दी उनको, ट्रेनिंग के बाद और ट्रेनिंग से पहले जब हमने उनको रिक्रूट किया था तो उनकी परफॉर्मेंस में कितना आपको चेंज देखने मिलता है, उनकी परफॉर्मेंस बढ़ी या घटी। और ये जो इवैल्यूएशन है कंटिन्यूस होता है, यानी कि थ्रू आउट द ईयर हम इनके अप्रेजल, इनकी जो परफॉर्मेंसेज है उनको इवैल्यूएट करते हैं। और ये इसलिए ज़रूरी है ताकि हम देख सकें कि किस एम्प्लॉय को ट्रेनिंग की ज़रूरत है, किस एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस जो है काफ़ी अच्छी है, किस एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस बिलो स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड पे है। क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में मैंने आपको याद है स्टूडेंट्स समझाया था कि स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं। स्टैंडर्ड्स का मतलब होता है हम हर इंडिविजुअल के लिए मिनिमम अमाउंट ऑफ वर्क जो है वो अलॉट कर दिया जाता है कि आपको इतना काम तो करना ही है, इससे बिलो करते हो तो आप बिलो स्टैंडर्ड्स हो जाते हो। तो स्टैंडर्ड्स को मीट कर रहा है, नहीं कर रहा है, अगर मीट नहीं कर रहा है तो क्या रीजंस है, क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकती हैं, किस तरीके से उससे बकल अप कर सकते हैं। इन सब चीज़ों के तक पहुंचने के लिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा, उनको जज करना पड़ेगा, उनको इवैल्यूएट करना पड़ेगा। और वो जो कंटिन्यूस इवैल्यूएशन है, कंटिन्यूस एग्जामिनेशन जो हम एम्प्लॉयज़ का करते हैं उसी को हम परफॉर्मेंस अप्रेजल बोलते हैं, यानी कि परफॉर्मेंसेस को चेक करना। और उन एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस कंटिन्यूसली अप्रेजल करके हम ट्रेनिंग या परफॉर्मेंस के हिसाब से उनको पर्क्स या बेनिफिट्स जो भी देने हैं, अलाउंसेज या जो भी बोनसेस वगैरह दे सकते हैं वो सब उनको देते हैं। वो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है प्रमोशन एंड कैरियर प्लानिंग, जिसमें कि हम ये डिसाइड करते हैं कि हर एम्प्लॉय जो कि इवैल्यूएशन के अकॉर्डिंग अपने स्टैंडर्ड्स को मीट कर रहा है या स्टैंडर्ड से कुछ अबव परफॉर्म कर रहा है तो उनको हम क्या देंगे, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ाएंगे, उनके लिए जॉब का डेजिग्नेशन बढ़ाएंगे, उनकी सैलरी हाइक देंगे, उनको हाई पोजीशंस के ऊपर डालेंगे। इस तरीके से जो है हम उनको क्या देते हैं, प्रमोशंस देते हैं। प्रमोशंस का मतलब होता है आप पहले एक डिप्यूटी मैनेजर की पोस्ट पे थे, अब आप कंपनी के मैनेजर हो गए हैं। पहले आप परचेज एग्जीक्यूटिव थे, अभी आप परचेज डिपार्टमेंट के एग्जीक्यूटिव से ऊपर एक डेप्यूटी परचेज मैनेजर जो है उस डेजिग्नेशन पे आ गए। तो ये जो प्रमोशंस होते हैं ये इसी बेसिस पे हम ऑर्गेनाइजेशन की पूरी, मैंने जो आपको चेन समझाई थी स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजिंग में, उसी तरीके से वो उस चेन के अंदर आपके प्रमोशंस की जो ल्यू है, प्रमोशंस की जो लाइन है वो डिसाइडेड होती है। तो उसी कैरियर स्टाफ को, उसी कैरियर प्लानिंग को ही हम इसमें डिस्कस करेंगे। यानी कि जब एम्प्लॉयज़ अच्छी परफॉर्मेंस देंगे तो उनको कैरियर में बेटर ग्रोथ भी मिलेगी और प्रमोशंस भी टाइमली मिलते रहेंगे। और ये प्रमोशंस और कैरियर प्लानिंग जो है एम्प्लॉयज़ के मोराल को बूस्ट करने के लिए, एम्प्लॉयज़ को मोटिवेटेड रखने के लिए, कंपनी के साथ उनका इंटरेस्ट जोड़े रखने के लिए, कंपनी के साथ उनको लॉयल बनाए रखने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। उसके बाद एक लास्ट पॉइंट आता है दैट इज़ कॉम्पनसेशन। कॉम्पनसेशन का मतलब है जब भी कोई एम्प्लॉय कंपनी के लिए काम करता है, ठीक है, तो उसके बेसिस के ऊपर आप उसको कुछ ना कुछ पेमेंट्स, कुछ ना कुछ रिम्बर्समेंट करते हो। और वही जो पेमेंट्स है, वही जो रिम्बर्समेंट आप उसे करते हो, उसी को हमने कंपनसेशन बोला है। दैट कैन बी इन टर्म्स ऑफ सैलरी, कमीशन, इंसेंटिव एटसेट्रा। क्लियर है स्टूडेंट? तो आज के दिन के लिए हमने पढ़ा है
पहले हमने कवर अप किया स्टाफिंग एज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, यानी कि जिसमें कि हमने ह्यूमन रिसोर्स के फंक्शंस को डिस्कस किया। उसके बाद हमने डिस्कस किया है प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग, जिसमें हमने डिस्कस किए हैं ये 8 स्टेप्स। इनको आपको सीक्वेंस वाइज ही लिखना होगा, क्योंकि प्रोसेस का मतलब ही ये होता है कि उनको हमें सीक्वेंस के हिसाब से ही लिखना होता है। क्लियर स्टूडेंट्स, दैट्स इट फॉर द डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।